ज्ञान के संदर्भ में कहानियां मिल जाती हैं। आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो उसमें स्त्री विमर्श की भी बहुत सारी बातें, चाहे उनका निर्मला उपन्यास हो गया या गोदान में भी, गबन में भी स्त्रियों का जो योगदान रहा है। इसी प्रकार नाच्य बहुत गोपाल उपन्यास है। इन सारे साहित्यकारों ने समाज के विसंगतियों को ही लिया है और लिखा है, लेकिन कहीं उसका वर्गीकरण नहीं किया है कि हम दलित साहित्यकार हैं या स्त्री विमर्श के साहित्यकार हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो साहित्य रचा जा रहा है वो अलग अलग विभाजित किया गया है। आपको लगता है कि एक साहित्यकार होने के नाते कि साहित्य को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करके एक विशेष उसमें अपनी पहचान बनाना साहित्य के हित में होगा? जैसे मैंने कहा कि उसका एक तरह प्रकार से राजनीतिकरण है है ना? साहित्य का। और उसके अलावा एक उसमें जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन ये वर्गीकरण और विभाजन और इसको विषयों में बाँटना, ये विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं का काम है। जब वो कोई थीसिस लिखते हैं, वो पहचान हम स्वयं नहीं बना सकते। यदि हम प्रवास में आकर भी कोई ऐसी साहित्य की रचना ना करें जिसमें प्रवास का कोई संदर्भ हो या हमारे नए परिवेश का कोई संदर्भ हो, तो सिर्फ बाहर विदेश में आकर लिख देने का अर्थ ये नहीं है कि वो साहित्य भी प्रवासी साहित्य हो गया, क्योंकि आपने उसको दिल्ली में नहीं, लंदन में लिखा है। उस साहित्य के अंदर वो भाव होने चाहिए जो प्रवास के भाव हैं, या सर उसमें माफ जो कीजिएगा, एक मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी मैं। ये बहुत सही बात आपने कही, लेकिन हम बहुधा जो भी साहित्य पढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिकी साहित्य हो चाहे यूरोपीय साहित्य हो, हम ये देख रहे हैं कि जो नॉस्टैल्जिया की छवि है वो तो दिख रही है, लेकिन स्थानीय देश का चित्रण करने में बहुत कम ही साहित्यकार सफल हो पा रहे हैं। ये हो सकता है कि एक शुरुआत हो, क्योंकि जब लोग विदेश जाते हैं प्रवास में, तो हम्म, उनके साहित्य की रचना जो है, वो नॉस्टैल्जिया से ही आरंभ होती है। जी। वहीं से शुरू होती है। जिस प्रकार से आप किसी भी कवि को ले लें, अगर आप रचनाएँ लिखती हैं, या हमारे जितने भी यहाँ पे हरनाके सिंह गिल साहब बैठे हुए हैं, ये भी हमारे एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समालोचक हैं, तो ये भी इस बात को समझेंगे कि हम लोग वो प्रेम कविताओं से या फ़िल्मी गीतों के माध्यम से, तुकबंदियों से 12, 15, 16 साल की उम्र में लिखना शुरू करते हैं, फिर हमारी कलम आगे बढ़ने लगती है और हमें एक दृष्टि मिलती है साहित्य की और लेखन की। उसी प्रकार जब लोग बाहर जाते हैं प्रवास में, तो वहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ से उनकी एक एक पीड़ा होती है, जहाँ अपने घर की, अपने देश में, वहाँ से। एकाकीपन का दर्द होता है जी। लेकिन इस बात को मानना कि अधिकांश नॉस्टैल्जिया है, ये इस बात को आपको और ज़्यादा प्रवासी साहित्य को पढ़ना होगा अभी, कि जो लेखन पिछले 20-25 वर्षों में विशेष रूप से प्रवासी साहित्यकारों का हुआ है, वो बहुत बेहतरीन हुआ है, और उसमें सारे वैश्विक परिप्रेक्ष्य आए हैं। इसीलिए जो मैं पहले बात कर रहा था कि हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण में प्रवासी साहित्यकारों का योगदान इसलिए है कि आज हिंदी साहित्य में सिर्फ वह नहीं लिखा जा रहा है जो भारत में है, बल्कि वह लिखा जा रहा है जो दुनिया भर में हो रहा है और गठित हो रहा है। और इसके मैं उदाहरण भी पेश कर सकता हूँ, और साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण को मैं सफल तब मानूँगा, या हमें सफल तब मानना चाहिए, जब आज से 200-300 वर्ष के बाद जब किसी को जानना हो कि ये 21वीं शताब्दी में जब कोविड आया, तो उनका समाज कैसा था? जब ब्रेक्सिट हुआ, तो उनके उनके परिवारों पर क्या गुज़री, या उनके देश में क्या हुआ? और उनसे ये कहा जाए कि अगर आपको जानना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के लोग हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप हिंदी साहित्य को पढ़िए, और उसमें आप पाएँगे कि कोविड काल में या ब्रेक्सिट काल में वहाँ आपके परिवार में या आपके शहर में, आपके समाज में क्या घटित हुआ था। तब मैं मानूँगा कि हिंदी साहित्य का सच्चा वैश्वीकरण हुआ है। उस दृष्टि में हमारे कदम बढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से हिंदी के प्रवासी रचनाकार हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, अपने परिवेश में, नए देश में, नए अनुभवों को उसमें पूरी निष्ठा के साथ प्रेषित कर रहे हैं।